हेलो सभी को नमस्कार। और आज आप सभी बच्चों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बीएड का बीएड का जो एक मिनट बीएड का जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है हमारा। और किसका? बीएड फर्स्ट ईयर का। बीएड का जो पहला ईयर है, फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, ठीक है ना। बीएड का जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, और वो पहला ही पेपर फर्स्ट ईयर है, और जो पेपर है ना, पेपर वो भी पहला ही है। पेपर भी हमारा क्या है? पहला है। तो हम लोग उसके बारे में आज हम करेंगे बात, ठीक है। बीएड का फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज से हम उस पहले पेपर की जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। और ये जो पहला पेपर है इसका नाम क्या है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था तथा विकास, ये आपके पहले पेपर का नाम है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, आप लोग ये बोलते हो। तो ये आपका पहला पेपर है बीए फर्स्ट ईयर का। और ये जो पेपर है ना बच्चों, ये आपके आगे आने वाले जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं कि जब आपका इसका पेपर होगा, इस पेपर के अंदर आपकी 4 यूनिट है। यूनिट कितनी है भाई? 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पेपर आता कैसे है? पेपर आता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन देगा ना, वो आपका क्या देगा? 4 ऑप्शन बना देगा, 1, 2, 3 और 4। समझ में आ रहा है ना? जो आपका पहला पेपर होगा उसमें क्या बना देगा? 4 ऑप्शन बना देगा। और ये जो 4 होंगे ना, जैसे आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, और प्रत्येक 4-4 नंबर का होगा। यानी कि इसके अंदर आपको कुछ छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। जैसे आपका एक बना दिया नंबर पहले नंबर पर कि भी बुद्धि क्या होती है। दूसरे नंबर पर बना दिया कि आप सृजनात्मकता से क्या समझते हो। तीसरा नंबर बना दिया कि विकास की विशेषताएं बताओ। और चौथा आपके सामने बना दिया कि जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। तो आपको 4-4 नंबर का वो लिखना पड़ेगा, और जो इनका टोटल नंबर होगा ना वो 16 होगा। ठीक है, एक तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न होगा वो आपकी यूनिट वन में से आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। यूनिट 1 में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, अथवा में आपको या तो पहला करो या बाद वाला करो। बीच में क्या लगा होगा? और, या फिर क्या लगा होगा? अथवा। ठीक है, उसके बाद फिर जो तीसरा प्रश्न होगा, और ये 16 नंबर का होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तीसरा जो प्रश्न होगा ना, वो यूनिट किस में से? सेकंड में से आएगा। इसी तरह से 1 और 2, और बीच में क्या लगा होगा? और, ये भी आपका 16 नंबर का होगा। ये भी कितने नंबर का होगा? 16 नंबर का ही होगा। उसके बाद देखो, जो आपका चौथा प्रश्न बनेगा वो आपका यूनिट 3rd में से बनेगा, तीसरी यूनिट में से। पहला और दूसरा, और बीच में और, या तो ये करो या ये करो। और नंबर कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। इसी तरह से 5वां प्रश्न भी इसी तरह से होगा आपका, कि आपका जो यूनिट 4th है, आपकी जो यूनिट 4th है, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे और देकर, और ये भी 16 नंबर का ही होगा। मतलब आपका जो पेपर है टोटल 80 नंबर का होगा। पहले 4 आएंगे, छोटे छोटा 4-4 नंबर का उनका मिलेगा, और वो चारों ही आपको कंपलसरी होंगे, वो करने पड़ेंगे आपको। और बाकी के अंदर क्या आएगी? चॉइस आएगी। लेकिन जो पिछली बार पेपर हुआ था ना बीएड का, है ना, तो उसके अंदर क्या किया गया था? जो 8 प्रश्न थे ना, या जो जितने भी प्रश्न थे, सारों में से ही आपको करने थे। मतलब कोई वैसे नहीं था कि पहला करो या दूसरा, आपको कोई भी आता हो वही आप उसके अंदर से 5 प्रश्न कर सकते हो। तो ये तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होती है कि जिस हिसाब से आपसे वो क्वेश्चन करेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा भाई। क्लियर हो गया है ना? क्लियर है ना सबको? उसके बाद देखो, ये जो आपका जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का जो आपका ये है पेपर 1,
तो देखो जब आप बीएड कर रहे हो तो ये नेचुरल सी बात है कि कल को आपको टेट का एग्जाम भी देना पड़ेगा। आप चाहे कहीं से भी हो, अगर आप हरियाणा से हो तो आप एस टेट दोगे, अगर आप यूपी से हो तो सुपर टेट दोगे, पंजाब से हो तो पी टेट दोगे, राजस्थान से हो तो आर टेट दोगे। फिर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया जाता है सी टेट, वो भी हम लोग देते हैं। अब सी टेट तो सारे ही देते हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, या पंजाब का हो, या यूपी का हो। सी टेट तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हमें जॉब लेनी है तो हम क्या करेंगे, सी टेट का पेपर देंगे उसके अंदर। तो जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगी कि क्या होता है कि जब भी कोई टेट का पेपर होता है उसमें 30 नंबर की क्या आती है, साइकोलॉजी आती है। उसमें 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है टेट के पेपर में। और जो वो 30 मार्क्स की आती है ना वो साइकोलॉजी, वो आपका ये जो पहला पेपर है ना ये उसमें से ज्यादातर कवर करेगा। अब जो बच्चा टेट का पेपर देता है, जैसे कोई सुपर टेट का दे या फिर एस टेट का दे या सी टेट का दे, तो बच्चा कहता है कि साइकोलॉजी में मेरे 12 नंबर आए, मेरे 10 आए या मेरे 11 नंबर आए और इसी वजह से मेरा टेट क्लियर नहीं हुआ। उन बच्चों का टेट क्लियर क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो बेसिक चीज है ना उसको नहीं पढ़ते। जब टेट का पेपर भरेंगे ना तभी उस साइकोलॉजी को रटना शुरू करेंगे। बीएड में उसकी तरफ खास ध्यान नहीं देते, बस पेपर दे दिया कैसे जैसे तैसे जैसे भी हो गया और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखो बच्चों, अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, ये आपका बेस है, ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके अंदर, अगर आपको ये क्लियर हो जाती है तो आपको कभी भी टेट के पेपर के अंदर आपका रहेगा नहीं पेपर, आप कर लोगे उसको। जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है ना, जैसा मैं आपको करवाऊंगी इसका बीएड का पेपर 1 का, अगर आप इसको ध्यान से आपने कर लिया तो आपके 26-23 नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता भाई। क्योंकि बच्चा बीएड में कॉन्सेप्ट क्लियर करता नहीं, आधे अधूरे करता है और उसके बाद जब वो टेट का पेपर देता है तो उसको दिक्कत आती है। फिर वो कहता है ना जी साइकोलॉजी तो बड़ी मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होती साइकोलॉजी। ठीक है, तो जितना भी मैं आपको करवाऊंगी वो सारा का सारा ही आपको आगे काम आएगा। क्योंकि जब आप बीएड करना चाहते हो तो ये नेचुरल सी बात है कि आप एक टीचर बनना चाहते हो, और आप टीचर कब बनोगे, जब आप टेट का एग्जाम क्लियर कर दोगे। ठीक है, फिर देखो अब जो हम करेंगे आज, हम इस पेपर की यानी कि जो हमारा पेपर 1 है ना आज, तो पेपर 1 की आज हम फर्स्ट यूनिट करेंगे। कौन से करेंगे, फर्स्ट यूनिट करेंगे। और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ना इसके अंदर वो कौन सी है, वो है हमारी वृद्धि और विकास। फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है, वृद्धि और विकास। ये इसके अंदर पहले क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जीन पियाजे का भी आएगा, कोहलबर्ग का भी आएगा, मतलब इसके अंदर कई जो ऐसे हैं ना मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में बातचीत होगी, जो कि आपके बीएड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपके आगे आने वाला समय है ना, जब आप टेट का पेपर दोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। क्लियर, आज किसके बारे में बात करेंगे, वृद्धि और विकास के बारे में। तो देखिए जो वृद्धि होती है, वृद्धि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, और विकास को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वृद्धि और विकास इन दोनों को हम एक ही मान लेते हैं अक्सर, यानी कि वृद्धि का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, वृद्धि का मतलब भी बढ़ना मान लिया जाता है और विकास का मतलब भी बढ़ना ही मान लिया जाता है। लेकिन बच्चों इन दोनों में फर्क है। वृद्धि किसको बोलते हैं, वृद्धि होती है शारीरिक वृद्धि। वृद्धि किसको बोलते हैं, शारीरिक को, शारीरिक यानी कि जब हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं तो वो वृद्धि होती है। जब हमारे शरीर के अंग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे अब एक बच्चा छोटा होता है, उसके हाथ पांव जितने भी शरीर के अंग है वो बिल्कुल कोमल हैं और छोटे छोटे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। मतलब बुद्धि में तो मैच्योरिटी आती ही आती है, लेकिन अंगों में भी मैच्योरिटी आती है। एक छोटा बच्चा जो किसी गिलास को अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता, जब वो थोड़ा बड़ा होता है ना तो उसी पानी से भरे हुए गिलास को वो आसानी से पकड़कर पी लेता है ना। क्यों, क्योंकि उसकी क्या हो चुकी है, शारीरिक वृद्धि हो चुकी है, शरीर की वृद्धि हो चुकी है। वृद्धि का मतलब होता है शरीर के अंगों का बढ़ना।
ठीक है ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, शरीर के अंगों का बढ़ना। और जो ये विकास है ना, विकास, डेवलपमेंट, विकास की जो प्रक्रिया है वो मां के गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक चलती है भाई। हम यूं कह सकते हैं, जो गर्भ से शुरू होकर कब्र तक चलती है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास लगातार चलता है। जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है ना, तभी से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। कभी वृद्धि तेज हो गई, कभी विकास तेज हो गया, कभी वृद्धि तेज हो गई, कभी तो शरीर के अंग बनने शुरू हो गए और कभी विकास तेज हो गया। ये जो वृद्धि होती है ना बच्चों, ये तो केवल शारीरिक होती है, लेकिन जो विकास होता है ना, वो शारीरिक भी होता है, वो मानसिक भी होता है, ठीक है, वो आर्थिक भी होता है, उसको हम सामाजिक दायरे में भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि विकास जो होता है वो चहुमुखी होता है। आपको अगर मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो वृद्धि केवल शरीर के अंगों का बढ़ना है, और जो हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, वो एक निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चा हो गया 20 साल का या 21 साल का, उसके बाद ये जो वृद्धि है ना, वृद्धि, ग्रोथ, ये रुक जाती है ना। जब बच्चा 20-21 साल का हो गया तो उसने जितनी लंबाई उसने लेनी है अपने जीवन में, जितना वो लंबा शरीर होगा हो जाएगा, है ना। फिर उसका जो हड्डियां हैं वो 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, तो 206 हड्डियां उसकी कंप्लीट हो जाएगी। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर के अंदर 206 हड्डियां नहीं होती, ठीक है। लेकिन बाद में जब वो अपनी, देखो कितनी होती है, आप कहोगे मैडम कितनी होती है, 270 होती है। उसके बाद जब वो एक बालक होता है ना 10, 11, 12 साल का, तो हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, 350, लेकिन बाद में ये 206 रह जाती है। ये तो होता है जब शिशु जन्म लेता है, लेकिन 6 साल के बाद हड्डियां बढ़नी शुरू हो जाती है 350, और लेकिन 12 साल के बाद फिर घटनी शुरू हो जाती है, 206 हो जाती है शरीर के अंदर हड्डियां। आज हमारे शरीर के अंदर हड्डियां कितनी है, 206 है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका हार्ट होता है ना, वो छोटा सा होता है, और जो हार्ट तक जो धमनियां ब्लड लाती हैं वो बड़ी होती हैं। तो बच्चे का जो हार्ट, आप कभी क्या करना, जो छोटा बच्चा है ना, उसके हार्ट को बिल्कुल कान लगाकर सुन लेना। उसका हार्ट, जो दिल है ना, वो कैसे धड़केगा, धक 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 धक, बड़ी फास्ट चलेगा उसका हार्ट, एक छोटे बच्चे का। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके हृदय की जो धड़कन है वो सामान्य होने लगती है। देख लेना, ये मेरी बात आजमा के, छोटे बच्चे का आप हार्ट देखना, बड़ी तेजी से धड़केगा। एक मिनट में 140 बार बच्चे का हार्ट धड़कता है। और धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, उसकी शरीर की वृद्धि हो जाएगी। फिर एक मिनट में कितना, 72 टाइम्स। हमारा जो हार्ट है ना, वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। क्यों धड़कता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, उसकी ग्रोथ हो चुकी है। हमारे जो हार्ट को जितना बड़ा होना है ना, वो हो चुका, धमनियां जितनी बड़ी होनी है ना, वो हो चुकी हैं। तो वृद्धि और जो विकास है, इसमें फर्क क्या है कि वृद्धि केवल शारीरिक होती है, लेकिन विकास जो है वो शारीरिक भी है, मानसिक, बुद्धि का बढ़ना भी विकास है। हम कई बार अपना आर्थिक विकास कर लेते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस बना लिया है ना, हमने नए नए बिजनेस के टेक्निक सीख लिए, तो वो हमारा विकास है भाई, वो ग्रोथ है हमारी, है ना। फिर हम अपना सामाजिक दायरा बढ़ा लेते हैं, तो वो सामाजिक विकास है। जैसे हमने अपने अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें, हमने गुण अपने अंदर डाल लिए कि नहीं, आगे से हम लोग सबसे प्यार से बोलेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, है ना, छोटों से प्यार करेंगे, बराबर वालों से सहयोग करेंगे, तो ये हमारा नैतिक विकास हो गया, अभी हो गया ना। तो वृद्धि और विकास में यही फर्क है। जब एक बीज होता है ना, बीज, जब उसको हम लोग धरती में बोते हैं, और बीज में से जब पौधा निकलता है, धीरे धीरे पौधा बड़ा हो जाता है और एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, देखो देखो इस पौधे का विकास हो गया, अब ये बड़ा पेड़ बन चुका है। लेकिन वो जो विकास हुआ है ना, उसके अंदर वृद्धि भी थी। कभी वो छोटा सा अंकुर फूटा था, 1-2 पत्ते आए थे, आज वो इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका है। मतलब अगर आप वृद्धि को और विकास को सही अर्थों में समझना चाहते हो, तो ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा विकास है, और ये हमारी क्या है भाई, ये अपनी वृद्धि है। आया समझ में? जो बड़ा सर्कल है ना, ये तो विकास है, और इसके अंदर जो छोटा सर्कल है ना, ये वृद्धि है। वृद्धि विकास का ही एक पार्ट होता है।
वृद्धि क्या होता है, विकास का ही एक पार्ट होता है। यानी कि जब कोई बच्चा अच्छी तरह उसमें गुण आ जाते हैं, शरीर से भी हट्टा कट्टा नौजवान लंबा तकड़ा बन जाता है, हम कहते हैं इस बच्चे का विकास बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन क्या विकास में वृद्धि नहीं थी क्या? शरीर की हड्डियां भी तो बड़ी हैं, शरीर का आकार भी तो बदला है। अब देखो एक आसान आपको भाषा में समझाऊं कि शरीर की हाथ की जो हड्डियां है ना, हाथ की हड्डियों का बढ़ना वृद्धि है, पर हाथ की हड्डियां बढ़ने के परिणाम स्वरूप किसी काम के अंदर हमारी मैच्योरिटी होना कि हम ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, वो विकास है अपना, है ना। वो हमारा क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। क्लियर? अब वृद्धि और विकास में आपको अंतर पता होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास वाला। और वैसे तो जो ये आपका पहला पेपर है ना, इसमें सारा ही इंपोर्टेंट है, सारा का सारा ही। आपने इसको ध्यान से कर लिया ना, तो आप हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करके आओ। फिर देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जब एग्जाम देना होता है तो मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करो, ताकि आपको जो 16 नंबर है ना वो बढ़िया तरीके से मिले आपको। क्योंकि कई बार बच्चों को एग्जाम में लिखना ही नहीं आता, उनको यही नहीं पता होता कि हम एग्जाम में लिखे कैसे, अब क्या आएगा। पहले आप क्या करो, वृद्धि और विकास के बारे में बताओ कि जो वृद्धि है वो शारीरिक होती है, और जो विकास होता है वो शारीरिक मानसिक इन सभी को मिलाकर, आर्थिक सामाजिक को मिलाकर विकास होता है। वृद्धि की जो प्रक्रिया है ना वो एक समय तक के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो लगातार चलता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यही बातें आप लोग स्टार्टिंग में लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको कम से कम दो जो है, आपको कम से कम दो जो डेफिनेशन है ना वो आपको देनी चाहिए। डेफिनेशन माना परिभाषा, आपको दो परिभाषा भी देनी चाहिए, तभी जो है आपका लिखा हुआ प्रभाव डालेगा एग्जामिनर पर। तो परिभाषा क्या, एक तो हर्बर्ट सोरेनसन ने, थोड़ा बड़ा करना है जूम, ठीक है, अब आपको क्लियर दिखाई देगा भाई। तो देखिए हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या कहा था, शारीरिक वृद्धि को बड़ा माना और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो हर्बर्ट सोरेनसन है ना, हर्बर्ट सोरेनसन ये क्या हुए हैं, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बच्चों। इन्होंने क्या बताया, हर्बर्ट सोरेनसन ने, इन्होंने ये बताया कि शारीरिक वृद्धि, जो शरीर की वृद्धि होती है ना, क्या कि जो शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, इसको बड़ा और भारी होना। इन्होंने कहा वृद्धि क्या है, बड़ा और भारी होना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वजन ज्यादा हो जाता है तो वो वृद्धि है, ठीक है। और जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, मतलब जिससे शरीर में परिवर्तन आता है। अब ये कितनी आसान डेफिनेशन है, क्या आप इसको नहीं याद कर सकते? आसान ही तो है, याद कर लो। हर्बर्ट सोरेनसन ने बड़ा और भारी होना वृद्धि बताया है, और जो परिवर्तन की ओर क्या करता है, संकेत करता है। उसके बाद एच.वी. मेरिडिथ ने क्या बताया कि वृद्धि और विकास का पहला जो प्रमाण है वो मानव के आकार में परिवर्तन का आना है। चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, इसका पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन आना है। दूसरा प्रमाण संख्या है, जब दो कोशिकाएं मिलती हैं तो कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। दो कोशिकाएं जब मिलती है ना, यानी कि माता और पिता, उन दोनों की कोशिकाओं को मिलाने से दो कोशिकाएं मिलती है, अनेक कोशिकाओं का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है। और तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा है हृदय, आंतड़ियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। और पांचवा क्या बताया कि आकार में परिवर्तन होना, सिर और टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चे का सिर भारी होता है और टांगे और धड़ वो क्या होती है, वो हल्की होती है। जैसे कहते हैं ना हमारे घर में कि बच्चे को ध्यान से लो भाई, क्योंकि ये जो है अपना सिर नहीं संभालता भी, क्योंकि सिर भारी होता है, बच्चे का सिर बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो सिर छोटा हो जाता है और शरीर जो है वो सिर के अनुपात में आ जाता है। तो ये दो चार बातें हैं, इसने 5 बात बताई। अगर 5 बात में से आप 3 भी लिखाओगे ना तो भी बल्ले बल्ले है भाई। अगर इनमें से आपने 3 भी लिख दी ना, इसने तो 5 बताई है,
आप 3 लिख दो, दूसरा प्रमाण संख्या है, तीसरा प्रमाण मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना, तो भी आपकी ये जो परिभाषा है ना वो बहुत बढ़िया बन जाएगी। मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। तो ये आप क्या करोगे, इसकी परिभाषा को फिर उसके बाद करोगे भी। फिर देखिए उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाँ जी, अब देखिए अब हम बात करेंगे वृद्धि के बारे में कि वृद्धि की कुछ विशेषताएं होती है या प्रकृति होती है। वृद्धि की कुछ विशेषताएं होती हैं या वृद्धि की क्या होती है, प्रकृति होती है। आप इसके अंदर प्रकृति कह लो, विशेषता कह लो, क्या कह लो आप, इसके अंदर प्रकृति कह लो, विशेषता कह लो, कोई फर्क नहीं है अभी, नेचर जो है। पहली बात तो क्या कि वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, ये बात तो हम कई बार कराए, बड़ा भी होगा भारी भी होगा। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जाता है, क्वांटिटी होती है ना, मात्रा हो नहीं होती क्या, वृद्धि को तो अपन नाप सकते हैं। जैसे बच्चे को वेटिंग मशीन पर खड़ा कर दिया, अरे कितना भार हो गया, 50 किलो का हो गया, 60 किलो का हो गया। और जो लंबाई होती है ना, लंबाई उसको भी हम लोग माप सकते हैं कि 5 फुट का है, 5 फुट 4 इंच का है। इसको हम क्वांटिटी में, है ना, क्वांटिटी में मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति यानी कि जनरल पैटर्न होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। कहते हैं कि वृद्धि जो है ना सभी व्यक्तियों में सेम होती है। ऐसे थोड़ी नहीं कि भारत के अंदर तो बच्चा जो है 1 साल का चलने लगता है और अमेरिका में बच्चा 2 महीने का ही दौड़ने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। जो वृद्धि की प्रक्रिया है ना वो हर जगह सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। फिर वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है ना, वृद्धि निरंतर नहीं होती। निषेचित अंड क्या होता है कि जब माता और पिता, ठीक है ना, को माता और पिता के जो अंड होते हैं जब वो मिलते हैं तो उनसे क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है शरीर का। कोशिकाएं अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो वृद्धि निरंतर नहीं होती, लगातार थोड़ी ना होती है। ऐसे थोड़ी ना कि हमारी लंबाई बढ़नी शुरू होगी तो अपन लंबे होते रहेंगे होते रहेंगे होते ही रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कभी लंबाई बढ़ जाती है, कभी भार बढ़ जाता है ना, कभी विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे की लंबाई जो है वो साल का 2 साल का होता है, तेजी से बढ़ती है। फिर 3-4 साल लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती, फिर जब 6-7 साल का होगा फिर लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो लंबाई लगातार ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगी, वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, वही बात है। विशेष समय तक होती है फिर उसके बाद रुक जाती है ना। बच्चे केवल 20-21 साल तक होती है, उसके बाद रुक जाएगी भाई। लेकिन जो विकास है ना, विकास वो मरने तक चलेगा, जब तक आदमी जिएगा तब तक विकास होता रहेगा। वृद्धि आंतरिक अंदर से होती है, वृद्धि क्या होती है, आंतरिक, अंदर से बढ़ता है व्यक्ति, है ना, ये बाह्य नहीं होती, जबकि विकास बाह्य होता है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो लड़कियां होती है ना, लड़कियों में जो किशोरावस्था है वो पहले आती है। लड़कियों में किशोरावस्था पहले आती है, लड़कों में बाद में आती है। लड़की जब 12 साल की हो जाती है ना तो उसके अंदर किशोरावस्था आ जाती है। लड़का जब 16 साल का होता है उसके बाद किशोरावस्था आती है। तो लड़कियों के अंदर वृद्धि तीव्र होती है। वृद्धि वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। मतलब बच्चे का वंश कैसा है, वातावरण कैसा है। शिशु काल में वृद्धि तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में क्या है, गहरा संबंध है। किसका, शारीरिक का और मानसिक का। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है, कद बढ़ेगा तो भार कम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। जैसे कोई बच्चा मोटा हो ना तो फिर क्या कहते हैं, अरे रुक जाओ, इसका कद खींचेगा ना, ये भार अपने आप कम हो जाएगा, इसका मोटापा कम हो जाएगा। वही बात कही जा रही है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखो ये तो है ही, अगर किसी बच्चे को खाने के लिए अच्छा भोजन दिया जाएगा, पौष्टिक संतुलित भोजन दिया जाएगा, तो बच्चा लंबा तकड़ा जल्दी होगा। और एक जो गरीब बच्चा है जिसके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो बच्चा है बिल्कुल घिसा हुआ सा ऐसा लगेगा, कमजोर सा पतला सा, क्योंकि उसका खाने के लिए उसको बढ़िया नहीं मिल रहा। उसके बाद शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। आप ये तो नहीं देख सकते कि किसी बच्चे की बुद्धि कितनी बड़ी है, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि उसका शरीर कितना बड़ा है। यानी कि शारीरिक वृद्धि को देखा जा सकता है, मानसिक वृद्धि को नहीं देखा जा सकता। क्लियर।
तो आपको ये वृद्धि का समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, अब हम विकास की भी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं विकास की भी बात कर लेते हैं। विकास की क्या प्रकृति है भाई? अब विकास की क्या प्रकृति है? तो विकास की निश्चित पद्धति होती है। मतलब विकास जो है ना एक निश्चित में चलेगा। जैसे बच्चे का पहले बुद्धि का विकास होगा, फिर बच्चे का आर्थिक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा। तो इसके अंदर एक पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा में चलता है, सामान्य से विशिष्ट में चलेगा। पहले बच्चा सामान्य काम करेगा और उसके बाद बच्चा विशिष्ट कार्यों को करेगा। पहले सामान्य काम करेगा, पहले बच्चा क्या करेगा कि घुटनों के बल चलेगा, फिर बच्चा खड़ा होना सीखेगा, फिर वो किसी चीज को पकड़कर चलेगा और बाद में दौड़ेगा, है ना। तो सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। लेकिन वृद्धि लगातार नहीं चलती, आपने अभी अभी पढ़ा ना, वृद्धि लगातार नहीं चलती, लेकिन जो विकास है वो लगातार चलता रहता है। कभी बच्चे के शरीर का हो गया, कभी बुद्धि का हो गया, कभी सामाजिक हो गया। एक मिनट भाई। फिर विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी मानव में परिवर्तन आते हैं ना, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सभी को ये कंट्रोल करता है। और ये जो मैं आपको विशेषताएं करवा रही हूँ ना, ये आपके एग्जाम में आपको लिखनी है। पहले आप कुछ उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके कुछ उनका परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ये विशेषताएं लिखेंगे। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है, ज्यादा फैला हुआ है, जबकि वृद्धि संकुचित होती है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। विकास में परिवर्तन कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं। और वृद्धि में कौन से होते हैं? वृद्धि में मात्रात्मक। अभी अभी बात की कि वृद्धि को नापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको करवा रही हूं, ये आपको करने पड़ेंगे और आपको एग्जाम में लिखना होगा। कई बार 4 नंबर में आ जाता है कि आप विकास की प्रकृति बताओ, वृद्धि की प्रकृति बताओ, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं अब ये 2 परिभाषाएं और हैं जो आप देख लीजिए। आपको जो आसान लगती है ना, आप केवल उन्हीं परिभाषा को कीजिएगा, क्योंकि मुश्किल परिभाषा होती है ना बच्चों, वो एग्जाम में कभी भी हमें याद नहीं होती। इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार, किसके अनुसार? इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार विकास शरीर व्यवस्था में एक लंबे समय में होने वाले सतत परिवर्तन का एक अनुक्रम है। सतत का मतलब क्या होता है? यहां पर सतत शब्द आया, इसका मतलब होता है लगातार। इसका मतलब क्या है? लगातार। विकास जो है ना, वो लगातार परिवर्तन का एक अनुक्रम है। विशेषतया मानव में इस प्रकार के परिवर्तन अथवा संबंधित और स्थायी विशेष परिवर्तन जन्म से लेकर मृत्यु तक होते हैं भाई। ठीक है, हरलोक ने क्या कहा? हरलोक, ठीक है, हरलोक की मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरलोक की आप याद कीजिएगा, बड़ी आसान भी है कि विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो लगातार और क्रम में होते हैं। नियमित का मतलब क्या होता है? लगातार। नियमित का मतलब लगातार, और कर्मी का मतलब क्या है? क्रम, क्रम से होते हैं। ठीक है ना। विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो लगातार होते हैं और क्रम के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम करते हैं कि जो सिद्धांत एग्जाम में आपको वृद्धि और विकास के सिद्धांत पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या आता है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, कि वृद्धि और विकास के क्या बताएं? आप सिद्धांत बताएं। प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, और
कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न 16 नंबर में भी बन जाएगा कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में बताएं, और इसके जितने भी सिद्धांत है ना वो आपके 16 नंबर में बनेंगे। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर का मतलब क्या है कि जो वृद्धि और जो ये विकास है ना, ये लगातार निरंतर होता है। विकास विकास कभी रुकता नहीं है। कभी मानव के शरीर का विकास हो गया, कभी बुद्धि का हो गया, कभी आर्थिक हो गया, कभी नैतिक हो गया, कभी सामाजिक हो गया, ठीक है ना। तो विकास की जो प्रक्रिया है ना वो लगातार चलती रहती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है ना तो गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। और लेकिन जब वो मृत्यु पर्यंत, जब तक वो जिएगा, विकास क्या होगा, लगातार चलेगा, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे चलती है यह प्रक्रिया, क्या चलती है, धीरे धीरे और लगातार चलती रहती है। लेकिन जो विकास की गति है ना वो हमेशा एक समान नहीं रहती, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कम तो कभी ज्यादा। ऐसे थोड़ी ना विकास लगातार एक ही साइड में हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा इसको सीक्वेंस में नहीं लगाया हुआ, एक मिनट, सीक्वेंस में नहीं लगे हुए भी, एक मिनट ठहरो भाई। हाँ इसे ग्रीन काट ली सीक्वेंस इस पे, हाँ ठीक है जी। उसके बाद है एक रूपता का सिद्धांत। अगला क्या है, एक रूपता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकास की प्रक्रिया में हमेशा एक रूपता दिखाई देती है भाई। एक रूपता का मतलब क्या, ये कहता है कि बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के हों। अब ऐसे थोड़ी ना कि भारत में बच्चा 8-10 महीने की अवस्था के अंदर बोलना शुरू करता है और अमेरिका में बच्चा 2 साल का बोलना शुरू करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक क्या होता है, एक रूपता होती है विकास के अंदर, ठीक है ना। बच्चा जो बोलने की प्रक्रिया है, चलने की प्रक्रिया है, या जो खाना सीखता है, वो चाहे विश्व के किसी कोने में आप चले जाओ, विकास के अंदर क्या पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है, ठीक है ना। बच्चों के विकास की गति में अंतर हो सकता है लेकिन क्रम में एक रूपता होती है। क्रम में क्या होती है, एक रूपता होती है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, LSRW का नियम काम करता है। LSRW का नियम क्या करता है, काम। L का मतलब क्या होता है, लिसन। L का मतलब होता है लिसन, बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद स्पीक, फिर बच्चा बोलता है। R का मतलब क्या है, बच्चा फिर उसके बाद रीड पढ़ता है, और उसके बाद राइट फिर लिखता है। LSRW का जो क्रम है ना वो चलता है, ठीक है ना। बच्चा पहले सुनेगा, उसके बाद बच्चा बोलेगा, उसके बाद फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा, यानी कि ये क्रम से चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि बच्चा पहला लिखना सीख जाएगा और सुनेगा बाद में, नहीं। यानी कि एक रूपता होती है, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, बच्चे सभी जगह एक हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसके अंदर होगा हमारा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। देखो व्यक्ति के अंदर भिन्नता तो होती है, अब ऐसे थोड़ी ना कि सभी बच्चों का जो विकास है वो एक तरह से ही होगा। तो देखो विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है, विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि एक ही माता पिता के बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जुड़वा जो बच्चे होते हैं ना उनके के अंदर भी विभिन्नता होती है, जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। विकास की विभिन्नता हर के अंदर पाई जाती है। अगर जैसे आपके सामने 4 बच्चे हैं तो चारों के विकास की प्रक्रिया, चारों की बुद्धि, चारों के गुण, चारों के अवगुण क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषता होती है और कोई व्यवहार जल्दी ही विकसित हो जाता है, कुछ व्यक्तियों में देर से विकसित होता है। तो भिन्नताएं तो है ना, तो आप क्या लिखोगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, कि विकास के अंदर क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास कभी भी एक समान नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको हेडिंग लिखकर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और जब आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे ना तो उसी से आपकी बात बन जाएगी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात आप नहीं करोगे। वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। अब बच्चा जो होता है, हेरिडिटी भी उसके ऊपर प्रभाव डालती है और वातावरण एनवायरनमेंट भी डालता है। अब बच्चे का जैसा हेरिडिटी होगी, जैसे माता पिता पूर्वज होंगे, बच्चा भी उसी तरह का होता है।
फिर बच्चे को जिस तरह का वातावरण मिलेगा बच्चा उसी तरह का बन जाता है। अब हेरिडिटी और वातावरण दोनों ही बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, है ना। अच्छा, वातावरण जो है वो ज्यादा प्रभाव डालता है। एक ही माता पिता के पैदा किए हुए दो बच्चों के अंदर पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक बच्चे को तो आप गांव में रखिए और किसी छोटे से स्कूल में पढ़ाइए, और दूसरे बच्चे को आप शहर के अंदर कोई बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, तो दोनों बच्चों के अंदर क्या मिलेगा? बुद्धि में अंतर मिलेगा, है ना, उनके सोचने समझने की शक्ति में अंतर मिलेगा। तो वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, इसको अलग नहीं किया जा सकता भी, इसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि बच्चे का जैसा वंशानुक्रम होगा, जैसे बच्चे की क्या होगी? हेरिडिटी होगी, तो उसी ही प्रकार का क्या मिलेगा? जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा उसी प्रकार से बच्चा क्या करेगा? बिहेव करेगा भी। ठीक है, क्लियर है भाई। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। हाँ जी, 11 कैसे आ गया? ये तो अलग से चल रहा है भाई, ध्यान रजत। अच्छा, आगे है समग्र विकास का सिद्धांत। आगे है समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र का मतलब होता है सारा। समग्र का क्या मतलब होता है? सारा। कि मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता है। यानी कि कभी बच्चा शरीर से बढ़ रहा है, कभी बुद्धि से बढ़ रहा है, कभी समाज से अपना दायरा बढ़ा रहा है, कभी बच्चे का आर्थिक विकास बढ़िया हो रहा है। तो बच्चे का जो सारा विकास है ना वो एक साथ चलता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि रुको अभी बच्चे का शरीर बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, या हम कहेंगे रुको भाई अभी बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। शरीर भी बढ़ता है, साथ साथ में बुद्धि भी बढ़ती है, साथ साथ में बच्चा सामाजिक दायरा भी बढ़ाता है, अच्छी आदतें भी सीखता है। तो विकास क्या होता है? विकास समग्र होता है। विकास क्या होता है? समग्र होता है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता बोलते हैं मैच्योरिटी को। मैच्योरेशन, क्या लिखा इन्होंने? मैच्योरेशन एंड लर्निंग। कि वृद्धि और विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो जल्दी ही मैच्योर हो जाता है ना। अब आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, अगर बच्चे में मैच्योरिटी है तभी तो सीखेगा ना। क्या आप 5 साल के बच्चे को न्यूटन का नियम सिखा सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं जी, 5 साल का बच्चा न्यूटन का नियम कैसे सीखेगा? तो ये कहते हैं परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। ठीक है, कोई भी बालक किसी काम को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह परिपक्वता अन्य कार्यों में भी यूज हो। ठीक है ना। अधिगम भी प्रभावित करता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। अधिगम का क्या मतलब है? लर्निंग। यानी कि बच्चे को जैसा लर्न करवाया जाएगा, अधिगम करवाया जाएगा, बच्चा उसी तरह का ही काम करेगा। अगर बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो बच्चों से ज्यादा आशाएं करनी भी नहीं चाहिए। जैसे आपका बच्चा तो है 5 साल का और आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे थोड़ी ना होगा। बच्चा खेलेगा भी, है ना, वो बच्चों वाली शरारतें भी करेगा और कुछ कुछ पढ़ेगा। बच्चों से हद से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी काम को करने में बच्चा असमर्थ है तो उससे ज्यादा आशा रखनी भी नहीं चाहिए। क्लियर। उसके बाद देखिए अगला है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो बच्चों, विकास की एक अपनी दिशा होती है, वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा कभी भी। तो वृद्धि और विकास की अपनी दिशा होती है कि मानव के बच्चे का सबसे पहले क्या? सिर बनता है, उसके बाद धड़ बनती है और उसके बाद पैर बनते हैं। ठीक है ना। पहले सिर बनेगा, फिर धड़ और उसके बाद पैर बनेंगे। टांगे सबसे बाद में बनती है। तो इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ये करवा रही हूँ अब। ठीक है ना। आपको एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा और ये टेट के पेपर में भी बहुत आती है ये चीजें। सिर से पांव की ओर, जिसको सेफलोकाउडल सीक्वेंस बोलते हैं। मानव जो है ना वो सिर से पांव की ओर बढ़ता है। गर्भ के अंदर बच्चे का सिर बनता है सबसे पहले। गर्भ में जब बच्चा 3 महीने का होता है ना, माँ का गर्भ जब 3 महीने का होगा
तो गर्भ में सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा, उसके बाद बच्चे की धड़ बनेगी और फिर बच्चे के क्या बनेंगे, पैर बनेंगे। ये कहता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, जिसको इंग्लिश में प्रोक्सीमोडिस्टल सीक्वेंस बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी से विकास शुरू होता है। ऐसे थोड़े ना कि हमारे पहले गुर्दे बन जाएंगे, हार्ट बन जाएगा, फेफड़े बन जाएंगे, नहीं, पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी। पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, उसके बाद लीवर जो है आपका, और ये जो फेफड़े हैं, यकृत है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी बनती है भाई, ठीक है। उसके बाद स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं, फिर उनका प्रयोग किया जाता है और फिर मांसपेशियों का क्या होता है, विकास हो जाता है, ठीक है भाई। मांसपेशियों का विकास उसके बाद होता है। उसके बाद वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, वृद्धि और विकास के अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। और कभी भी वृद्धि और विकास की गति एक समान नहीं रहती। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो आरंभ में तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया दोनों ही तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है विकास की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी हो जाती है, ठीक है ना। कि फिर एक अवस्था तक बच्चा ऐसा पहुंच जाता है कि ना तो बच्चे की शरीर की वृद्धि होती, लेकिन विकास तो होता रहता है, गुणात्मक विकास होता रहता है। उसके बाद देखिए, अब बात आती है हमारी क्या, हाँ जी, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत तो ये कह रहा है कि विकास की भविष्यवाणी करना संभव है। अब विकास की भविष्यवाणी करना क्या है, संभव है। मतलब अब आप बच्चे के बारे में ये बता सकते हो, जब बच्चा छोटा होता है तो आगे चलकर बच्चा क्या बनेगा, इसकी अभिरुचियां क्या होंगी, इसके शौक क्या होंगे, इसके हैबिट्स क्या होंगे, ये किस तरह का बनेगा। अब विकास की भविष्यवाणी करना क्या है, संभव है। फिर सामान्य से विशिष्ट, ये बात तो मैंने आपको पहले समझा दी कि बच्चा पहले सामान्य काम करेगा फिर खास करेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो वो इधर उधर हाथ पैर अपने मारेगा, बाद में धीरे धीरे वो उंगलियों पर कंट्रोल करेगा और फिर किसी चीज को उठाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बच्चा पहले उल्टा होगा, फिर वो धीरे धीरे आगे सिरकेगा और एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा घुटनों के बल चल पड़ेगा भी। तो सामान्य से विशिष्ट का क्या बच्चा करता है, प्रयास करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अगला कौन सा है हमारा, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले पूरे अंग को कंट्रोल में करता है, फिर उसके सब पार्ट्स को। जैसे बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाएगा और उंगलियों के ऊपर कंट्रोल बाद में करेगा, ठीक है ना, यही बात कह रहा है। हाथ को हिलाएगा, धीरे धीरे उंगलियों पर कंट्रोल करेगा, पहले पूरा अंग चलाएगा, पहले पूरा शरीर उल्टा करेगा, फिर हाथ पैर मार के आगे बढ़ेगा भाई। फिर विकास की संचितता और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास अनुभवों का कुल योग होता है। मतलब विकास पुनरावृत्ति वाला इसलिए होता है कि विकास की पुनरावृत्ति होती है भी। जैसे बचपन के अंदर बच्चे के अंदर जो विशेषताएं होती है ना, वो किशोरावस्था में भी देखी जाती है, क्योंकि बचपन में विकास तीव्र होता है, किशोरावस्था में भी तीव्र होता है, तो ये देखा जा सकता है। मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। मूर्त का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे सामने है, जो चीज हमारे सामने है, जो चीज हमारे सामने होगी ना, बच्चा उनके बारे में सोच सकता है। लेकिन जो चीज बच्चे के आंखों के सामने नहीं है, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब आंखों के सामने नहीं है, ठीक है ना, तो उनके बारे में बच्चा नहीं सोच सकता। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जो आंखों के सामने नहीं है ना, उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब है हमारा लास्ट, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का, कि छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे आप बच्चे को बताते हो ना, बच्चा आपके घर जैसे कोई आ जाए, बेटा नमस्ते करो, बेटा अंकल के पाँव के हाथ लगाओ, बेटा पानी लेकर आओ, शरारत मत करो, बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते। तो आप पहले तो क्या करोगे, बाहर से कंट्रोल करोगे बच्चों के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे बच्चा इन वैल्यूज को सीख जाएगा। फिर जब कोई घर पे आएगा ना, उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि नमस्ते करो या पाँव के हाथ लगाओ। बच्चा अपने आप नमस्ते करेगा, अपने आप पैरों के हाथ लगाएगा, बच्चा अपने आप पानी लेकर आएगा, और वो बड़ों के बीच में नहीं बोलेगा, वो अपना जाकर पढ़ेगा।
तो पहले बच्चे के ऊपर बाहर से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा अपने भीतर से उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो ये हमने 14 क्या की, हमने विशेषताएं की, सिद्धांत किए, किसके, वृद्धि और विकास के। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ना 16 नंबर का बहुत बढ़िया तैयार हो गया। पहले आप वृद्धि और विकास के बारे में डेफिनेशन दोगे, फिर आप 2 परिभाषा लिखोगे, उसके बाद उनकी विशेषताएं बताओगे, और फिर ये जो 14 है ना 14, अगर बच्चों 14 में से 12 भी लिख दी ना और 10 भी लिख दी तो भी 16 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार है भाई। ठीक है ना। तो आपका 16 नंबर का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो गया जो एग्जाम में बार बार आता है। तो एक प्रश्न मैंने आपको करवा दिया यूनिट 1 का, दूसरा प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहो मन लगाकर, और इसी वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बुक में देखने की, आपको वैसे याद हो जाएगा ये सारा का सारा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।